हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स वाइल डूइंग द रिसर्च। रिसर्च एथिक्स का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेलेवेंस होता है। और इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग रिसर्च एथिक्स और इफ़ यू आर डूइंग योर रिसर्च इन एन अनएथिकल मैनर, तो आगे जाकर के बहुत हार्श और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो रिसर्च एथिक्स आपके नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए बिकॉज दीज रिसर्च एथिक्स शुड बी फॉलोड। Along with that, we are going to discuss some expected MCQs as well. So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, especially for those who are preparing for NetJRF or for those who are preparing for PhD entrance test, because we are going to upload daily quizzes on various topics. And along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए आ जाते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में जानते हैं। और रिसर्च एथिक्स, ये जो मैं पॉइंट आपको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक बन के जाते हैं। और क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करने वाले हैं अपने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जो कि आफ्टर स्टडिंग दिस थियोरेटिकल पार्ट आएगा। फर्स्ट इज़ ऑनेस्टी। ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, जो भी डाटा आप इकट्ठे कर रहे हो, दैट डाटा शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड, यू शुड नॉट फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेट मीन्स बड़ा चढ़ा करके आपको नहीं बतानी चाहिए, उसको फॉल्सीफाई नहीं करना चाहिए, उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट जो भी आपको डाटा मिल रहा है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट डाटा यू आर गोइंग टू डू अ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा। तो ऑनेस्ट होना चाहिए, यू शुड नॉट फैब्रिकेट, फॉल्सीफाई और मिस रिप्रेजेंट द डाटा। First is your honest behavior should be there. Second is objectivity. There should not be any subjectivity. There should not be any biasness. Objective होना चाहिए आपका, और कोई भी biasness और self deception आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ ये ऐसा होना चाहिए था या ये ऐसा होना चाहिए, अगर आप ऐसा ही सब्जेक्टिव बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए। जो है आपको उसी के साथ जो है डील करना है, और एक ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपको काम करना है कि जो भी डाटा है उसको मैं सही तरीके से रिसर्च में यूज़ करके इसकी एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और कुछ अननोन फाइंड आउट करूंगा मैं। ठीक है, तो यू शुड बी वेरी मच ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, देयर शुड नॉट बी एनी सब्जेक्टिविटी और बायसनेस इन्वॉल्व्ड। अलॉन्ग विद दैट, थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स आपको सिंसियर होकर के और कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी जो है रिसर्च को कंटिन्यू करना है। जो भी आपने प्रोमिसेस किए हुए हैं, जो भी आपने अपने रिस्पोंडेंट्स को प्रॉमिस किया है, या वट एवर promises you have made with your respondents, or you have committed, you should be on that commitments, है ना। you should not deviate yourself from that कमिटमेंट्स। सो आपको सिंसियरिटी के साथ काम करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो भी आप मेथड फॉलो करो, इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड नॉट बी चेंज्ड, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा कि मेथड्स बार बार चेंज करने से काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो दे शुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस एज वेल। उसके बाद है केयरफुलनेस है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन एन अनफेयर वे, और आपको जो भी एरर्स है उसको आपको निगलेक्ट करना है, और केयरफुली और क्रिटिकली जो भी आप काम कर रहे हो उसको आपको करना है। डाटा कलेक्ट करते वक्त भी आपको केयरफुल रहना है कि जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसके फिगर्स करेक्ट होने चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन जो है वो आप सही तरीके से यूज़ करो, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि जो भी रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ कर रहा हूँ, इट शुड बी एप्रोप्रिएट। डाटा कलेक्ट करते वक्त भी मुझे बहुत चौकन्ना रहना है। जो भी क्वेश्चनर मैं बना रहा हूँ, इट शुड इनकॉर्पोरेट ऑल दोज पॉइंट्स विच शुड बी नीडेड इन माई रिसर्च, राइट। तो आपको केयरफुल रहना है, और कोई भी नेग्लिजेंस से या कोई भी एरर से जो है आपको बचना है। इसके बाद ओपननेस होना चाहिए। कोई आपको कुछ कहता है तो यू शुड नॉट बी क्रिटिसाइज दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर थिंग। यू शुड बी ओपन फॉर न्यू आइडियाज़। एंड अगर आपको कोई कुछ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ आपको सजेशन दे रहा है, यू शुड बी ओपन फॉर ऑल दीज स्टफ, एंड यू शुड मॉडिफाई योरसेल्फ एज पर दी क्रिटिसिज्म और दी आइडिया दैट यू गॉट। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। देयर आर टाइम्स कि हम जब एक्सपर्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें जो है काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती है। तो इफ़ यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, देन यू शुड हैव टू
use that particular thing. नेक्स्ट इज़ योर रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जो भी कॉपीराइटेड आपको कंटेंट मिला है और कुछ भी आपको आपको जो है मिला है, आपने जो है देखा है किसी प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू में या कोई प्रीवियस रिसर्चेज हैं, आपने वहाँ से कोई डाटा कलेक्ट किया है, यू शुड मेंशन दैट. ठीक है, उसको आपको मेंशन करना है, उसको आपको बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में लिखना है, ये क्रेडिट्स आपको देने ही हैं. तो रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी लिखा हुआ है उसमें. और नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट यूज़ अनपब्लिश डाटा विदाउट परमिशन. कोई ऐसा डाटा जो कि अभी प्रोसेसिंग स्टेज में है या मेथड्स ऐसे हैं जो कि यूज़ करने के लिए आपको यू नीड परमिशन, सो यू कैन नॉट यूज़ दैट मेथड्स और यू कैन नॉट यूज़ दैट अनपब्लिश डाटा विदाउट प्रायर परमिशन. और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्रेडिट्स दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया. उसके बाद गिव प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट. ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एथिकल चीज़ है. जो भी डाटा आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप रिसर्च पेपर्स रिव्यू कर रहे हो फॉर या आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो उसको आपको बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में लिखना ही है. बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस, वर्क साइटेड में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप इसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और वर्क साइटेड में क्या डिफरेंस होता है. तो आपको प्लेगरिज्म से भी दूर रहना है. प्लेगरिज्म मतलब जो बहुत से लोग एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं, उनसे आपको बचना है. और आपका अपना न्यू जो है क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड से, इंटेलेक्चुअल बेंड ऑफ माइंड से आपको कुछ चीज़ रिसर्च करनी है. ठीक है, तो ये प्लेगरिज्म, कॉपी पेस्ट से, इन सब चीज़ों से आपको बचना है. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है. किसी ने आपको आप किसी से जो है आप कोई क्वेश्चन फिल करा रहे हो, उसमें आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हो, मेल आईडी ले रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि यू शुड मेंटेन दैट कॉन्फिडेंशियलिटी. किसी और को वो फ़ोन नंबर या मेल आईडी ना मिले जिससे आगे जाकर के कुछ और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हों. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन. रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन मतलब आगे जा करके आपको ये नहीं कि हम रिसर्च कर रहे हैं या हम जो है रिसर्च कर रहे हैं जैसे हमारा करियर अच्छा हो, हमारे रिज्यूमे में दिखें कि हमने 15 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं इधर उधर करके. ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. बहुत से लोग आजकल मैंने अपनी पर्सनल जो है, मेरे पास भी ये मैसेजेस और क्वेरीज आती रहती हैं लोगों की कि सर आई एम गोइंग टू गिव यू वट एवर यू वॉन्ट मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लीज़ मेक माई रिसर्च पेपर और दिस एंड दैट, बिकॉज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत है हमें रिसर्च पेपर की, फलानी जगह में अप्लाई करूँ, वहाँ रिसर्च पेपर की ज़रूरत है. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योर रिसर्च. ठीक है, तो आपको इसीलिए शायद रिसर्च एथिक्स का टॉपिक मैं लेके आया हूँ. तो इन सब चीज़ों से आप बचें. कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपको आगे जा करके यूज़ होगा, बिकॉज आप जो है एक लेक्चरशिप के प्रोफेशन में जो कि आगे जा करके आपको, आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को आप नॉलेज दे सकते हैं. सो यू शुड नॉट publish the research just to increase your career. You should have interest in it. और इन सब चीज़ों को आपको डुप्लीकेशन, पब्लिकेशन और इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है. रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग. आपको जो भी मेंटर कर रहे हो, जैसे कि हम ही लोग हैं, सक्सेस क्लासेस भी यूट्यूब चैनल से हम जो भी कैंडिडेट्स हैं या ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं मेंटोर कर रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना ही है. क्योंकि रिसर्च, मैं खुद चाहता हूँ कि रिसर्च जो है वो फेयर होनी चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए. बहुत सी चीज़ें आजकल आ गई हैं जिससे बहुत सारा प्लैगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोग बाग पैसे दे करके रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश करा रहे हैं. तो यू शुड बी वेरी मच कंसिस्टेंट in terms of your work, and you should prevent yourself or protect yourself from all these stuff जो कि आगे जा करके आपको एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस दे सकती हैं. और उसके लिए आपको जो है मेंटोर करना है अपने स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को कि वो इस तरीके से काम करें जिससे वो भी एक सही रास्ते पे जाएं और कुछ अननोन फाइंड कर सकें, रिसर्च का असेंस समझ में आए, उनका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव समझ में आए. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स. रिस्पेक्ट योर कलीग्स एंड ट्रीट देम फेयरली. जो भी कलीग्स हैं उनको भी आपको रिस्पेक्ट देना है, उनको भी आपको सही तरीके से फेयरली आपको ट्रीट करना है. किस टर्म्स में बात करें, सपोज यू हैव यूज्ड द एफर्ट्स ऑफ योर कलीग्स, देन यू शुड मेंशन देम ऑल्सो, है ना. कई सारे लोग कह रहते हैं कि हमारा सिंगल, आगे जा करके आप सबको पता है कि रिसर्च पेपर्स में पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके को ऑथर्स बढ़ जाएंगे, आपके जो पॉइंट्स है वो बढ़ जाते हैं. तो अपनी कलीग्स को वो ऑथर में नहीं लिखते जिससे पूरे के पूरे पॉइंट आपको मिल जाए और आगे जा करके आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जॉब पाने की वो बढ़ जाए. तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है. जो भी एफर्ट्स लगा रहा है, यू शुड एक्नॉलेज हिज और हर एफर्ट्स.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अच्छा काम करना है, सोशल हार्म से बचना है आपको, अच्छा काम कर रहा है, रिसर्च करना बहुत ही बेहतरीन काम है। आप कुछ अननोन फाइंड आउट करें जो अभी तक किसी ने भी फाइंड आउट नहीं किया है, तो अच्छी तरीके से रिसर्च एथिक्स फॉलो करके, रिसर्च प्रोसेस फॉलो करके सही तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ अननोन फाइंड कर सकेंगे, और उसको फाइंड आउट करने के बाद जो फीलिंग होगी इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. You have done something which is exceptionally well, so do it in a proper way by following all the research ethics. Next is non discrimination. कोई discrimination नहीं होना चाहिए कि इस कैटेगरी के लोगों को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या ये फलाना ढिमकाना, ये जो भी कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर वाइल डूइंग द रिसर्च. अवॉइड ऑल दी स्टफ. और जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि इनको इनकॉर्पोरेट करके मेरी रिसर्च अच्छी हो सकती है, आपको सबको रिस्पॉन्डेंट्स को और सब सैम्पल्स को लेना है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. नेक्स्ट, कॉम्पिटेंस. आपको मैंने आपको बताया जैसे कि आप जब रिसर्च करोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस और एजुकेशन मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प कर सकते हो, और आप अपने स्टूडेंट्स को मेंटोर कर सकते हो, उनको बता सकते हो. सो कॉम्पिटेंस होगा आपका, और आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑल्सो, क्योंकि आपको कुछ फाइंड आउट नॉलेज मिलेगी जिससे आप आगे जा करके यू कैन गिव दैट और ट्रांसफर दैट नॉलेज टू योर जूनियर्स और स्टूडेंट्स एज वेल. सो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन और लर्निंग आपको मिलने वाली बाय डूइंग एडिक्वेट रिसर्च. उसके बाद लीगैलिटी. इट मीन्स वट एवर पॉलिसीज़ जो बनी हुई हैं, जैसे कि मैं ये भी आगे जा कर के बहुत सी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, और उन सब पॉलिसीज़ को आपको सही तरीके से फॉलो करना है ना. जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट रूल्स बने हुए हैं, जैसे कि आपको किसी का भी इंफॉर्मेशन कहीं स्प्रेड नहीं करनी है विदाउट हिज और हर कंसेंट. सो जो भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट रेगुलेशंस उसके साथ एसोसिएटेड है, तो यू शुड फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली. एनिमल केयर. कोई भी एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए, और कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम, है ना, चूहों के ऊपर और इसके उसके ऊपर, तो दे शुड नॉट बी हार्म्ड. और अगर आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो यू शुड ट्रीट देम फेयरली एज वेल, जस्ट लाइक यू डू while doing experimentation with humans, right? So animal care is foremost. Next is human subject protection. इसमें एक तरीके से कलेक्टिव बता दिया है कि कंडक्ट करते वक्त रिसर्च आपको हार्म मिनिमाइज करना है, रिस्क मिनिमाइज करना है, बेनिफिट्स मैक्सिमाइज करना है, रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, टेक स्पेशल प्रिकॉशंस वाइल वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड स्ट्राइव टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ रिसर्च फेयरली. मतलब आपको ये सब चीज़ें इंटीग्रिटी के साथ रिस्क मिनिमाइज़ करना है, हार्म मिनिमाइज़ करना है, बेनिफिट्स मैक्सिमाइज़ करना है, इस तरीके से आपको रिसर्च को करना है ये ऑब्जेक्टिव के साथ. इसके बाद ये बोल्ड लेटर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीके से नेट जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमको लगता है कि ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है, पर ये एथिकल प्रैक्टिस होते हैं. तो आपके लिए बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि अगर आते हैं कि फाइंड आउट द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड एज अनएथिकल, तो आपको इन फैक्टर्स को रीड करना है बस, ठीक है. और आप रीड करोगे इसको तो जो है एग्ज़ाम में आ सकता है और आप उसको सही कर सकते हो. तो ये पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ बिकॉज ये पॉइंट्स जो है अक्सर आते रहते हैं. चूज़ दी फॉलोइंग में कि कौन कौन से अनएथिकल प्रैक्टिस हमको लगता है कि ये एथिकल है पर ये बेसिकली अनएथिकल कहलाते हैं. पहला क्या है, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 डिफरेंट जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर. दिस इज टोटली रॉन्ग, आपको बताना चाहिए उनको. सबमिटिंग द सेम पेपर टू डिफरेंट जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स. यही आप कर रहे हो, एक ही पेपर 10 बार पब्लिश कर रहे हो, नाम चेंज करके या ये सब करके, ये भी गलत है, ये भी अनएथिकल रिसर्च अनएथिकल है. नॉट इन्फॉर्मिंग अ कोलैबोरेटर ऑफ योर इंटेंट टू फाइल अ पेटेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू आर दी सोल इन्वेंटर. कुछ 2-4 लोगों ने मिल करके कुछ इन्वेंट किया और आप सोल इन्वेंटर बन करके आपने पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम डाल दिया, विच इज़ रॉन्ग. 2-3 लोग मिल करके बना रहे हैं तो उनका भी नाम होना चाहिए. इंक्लूडिंग अ कलीग एज एन ऑथर ऑन अ पेपर इन रिटर्न ऑफ अ फेवर इवन दो द कलीग डिड नॉट मेक इट सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस पेपर. कई बार लोग मेरा भी नाम लिख दो, मेरा भी नाम लिख दो, जिससे आगे जा करके मेरे को भी पॉइंट्स मिले यार, ये सब चीज़ें करें. तो ऐसा कुछ नहीं करना है. जिन्होंने जेन्युइनली आपके रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी गिवन दैट क्रेडिट. डिस्कसिंग विद योर कलीग्स कॉन्फिडेंशियल डाटा फ्रॉम अ पेपर दैट यू आर रिव्यूइंग फॉर अ जर्नल, है ना. आप अपने कॉन्फिडेंशियल डाटा अपने कलीग्स के साथ शेयर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है. कॉन्फिडेंशियल डाटा शुड नॉट बी शेयर्ड, ये भी गलत है. ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम अ डाटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजंस इन पेपर. ट्रिमिंग आउटलायर्स मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रिम कर रहे हो, हटा रहे हो आप, है ना, डाटा सेट से विदाउट डिस्कसिंग योर रीज़न इन पेपर. कई सारे ऐसे डाटा होते हैं जो कि आप हटा देते हो और उस डाटा को हटा करके आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है. इफ़ यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर डाटा इज़ नॉट नीडेड, तो आप उसको हटाओ
विद रीज़न तो वो चलता है, पर कई बार हम कुछ ऐसे चीज़ों को हम हटा देते हैं जो हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या वी फील इट कॉम्प्लिकेटेड, पर उससे आपका रिसर्च जो है बदल सकता है। तो आपको उनको इनकॉर्पोरेट करना है एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट, है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च के लिए और क्या नहीं। Using an inappropriate statistical techniques in order to enhance the significance of your research, inappropriate अगर आप statistical टेक्निक यूज़ करेंगे तो भी आपका जो है अनएथिकल हो जाएगा। बाय पासिंग द peer review process and announcing your result through a press conference without giving peer adequate information to review your paper, आप क्या कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो है सब चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हो, और जो पीयर रिव्यू होता है जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पीयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि आपका रिसर्च सही है कि नहीं। उनको आप ना बता करके यू आर जस्ट अनाउंसिंग योर रिजल्ट्स थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट गिविंग पीयर्स एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, और पीयर्स को बिना बताया, तो ये भी अनएथिकल हो जाएगा। कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट फेल्स टू एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन फील्ड ऑफ रिलेवेंट प्रायर वर्क, है ना। आप कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो जिससे आप अपने कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उनको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। Stretching the truth on a grant application in order to convince reviewers that your project will make a significant contribution to society, मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ पब्लिश कर दो, ये सब ऐसे जो बिनतियाँ आप कर रहे हो ये गलत है, इट इज़ अनएथिकल। स्ट्रेचिंग द ट्रूथ ऑन अ जॉब एप्लीकेशन ऑन करिकुलम, बेटे आप अपने सीवी को अच्छा बनाने के लिए आप जो है बोल रहे हो कि प्लीज़ आप इसे कंसीडर कर लो जिससे मेरा सीवी अच्छा हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके से जॉब एप्लीकेशन के लिए जो आजकल लोग मैंने बताया कर रहे हैं, ये भी गलत है। गिविंग द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट टू ग्रेजुएट्स इन ऑर्डर टू सी हु कैन डू इट इन ए फास्टर वे, आप अपना रिसर्च पेपर ताकि मेरा बन जाए तो आप अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हो कि दोनों में से कौन जल्दी करता है, जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है, तो वो भी गलत है, अनएथिकल है। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट्स लग नहीं रहे अपने को अनएथिकल, पर ये हैं अनएथिकल। ओवरवर्किंग, नेग्लेक्टिंग और एक्सप्लॉइटिंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का अनयूजुअल फेवर लेना और उनको ओवरवर्क करना कि तुम काम करो और मेरा नाम हो जाए, करते हैं अक्सर टीचर्स ये करते हैं, विच इज़ अनएथिकल। अब अगर आप कर रहे हो तो आप उनको कंट्रीब्यूशन भी दो, उनको क्रेडिट्स भी दो, क्योंकि उनके भी एफर्ट्स उतने ही लगे जितने आपके हैं। फीलिंग टू कीप गुड रिसर्च रिकॉर्ड्स, आप रिसर्च रिकॉर्ड्स को रख ही नहीं पा रहे हो, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जिससे आगे जा करके आपके जो है डाटा को सर्कुलेट हो रहा है, जिससे आगे जा करके दिक्कत आ सकती है, डाटाज जो है लोगों के पास पहुंच सकते हैं। फेलिंग टू मेंटेन रिसर्च डाटा फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, आप एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक जो है रिसर्च डाटा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जो बोला गया है आपको कि इतना तक टाइम पीरियड तक आपको मेंटेन करना है, आपको यूज़ करना है रिसर्च डाटा, एंड यू आर नॉट मेंटेनिंग इट, तो वो भी अनएथिकल हो जाएगा। मेकिंग डेरोगेटरी कमेंट्स एंड पर्सनल अटैक्स इन योर रिव्यू ऑफ ऑथर्स सबमिशन, आप कुछ पर्सनल अटैक्स कर रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है, लोगों का जब पेपर रिव्यू नहीं हो रहा होता या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं या एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता, तो वो काफ़ी सारे हार्श कमेंट्स और पर्सनल अटैक्स करते हैं ऑथर्स के ऊपर या उनके रिव्यू ऑफ ऑथर्स सबमिशन, जो रिव्यू कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं कि आपको रिव्यू करना नहीं आता है, ऑल दिस स्टफ। कई बार हार्श कमेंट्स हो जाते हैं, मैं तो बहुत अच्छा रिसर्च बना लिखता हूँ और आप हाउ कैन यू रिजेक्ट मी एंड ऑल दिस स्टफ, तो इट शुड बी टोटली अवॉइडेड। प्रमोटिंग स्टूडेंट अ बेटर ग्रेड फॉर सेक्शुअल फेवर्स, ये सब चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। यूजिंग अ रेसिस्ट एपिथेटिक इन द लेबोरेटरी, ये रेसिज्म और ये सब जातिवाद और ये सब चीज़ें, इनको भी आपको जो है नहीं लेके आना है। जो भी आपको लग रहा है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन डू द वर्क प्रॉपरली, you can use them in your research. Taking a significant deviation from the research protocol approved by your institutional animal care and use committee or institutional review board of human subject research and without telling the committee or the board, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि रूल्स या इन सब जो कमिटीज़ ने बनाए हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके खिलाफ है या उससे कुछ हट के काम कर रहे हो विदाउट इंटीमेटिंग देम, तो ये भी गलत है। आपको अगर आपको लग रहा है कि हाँ आई हैव टू डिविएट इट, आई हैव टू स्लाइटली चेंज इट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप जो है उनसे परमिशन ले लो कि आई एम मॉडिफाइंग योर रूल एज पर माई कन्वीनियंस, एज पर माई रिसर्च, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, सो इफ दे विल परमिट यू देन यू शुड यूज इट, इफ दे विल नॉट परमिट यू देन यू शुड अवॉइड इट। नॉट रिपोर्टिंग एन एडवर्स इवेंट इन द ह्यूमन रिसर्च एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसा एडवर्स इवेंट है वो आप रिकॉर्ड ही नहीं करो, चाहे एडवर्स हो चाहे फेवरेबल, इट शुड बी रिकॉर्डेड regardless what will be the consequences. Wasting animal in research, animals का harm, आप animals का सही तरीके से use नहीं कर रहे हो, आप उनको harm कर रहे हो, which is wrong. Exposing students and staff to biological risk in violation of your institution's biosafety rules, आप expose कर रहे हो students को या स्टाफ्स को और डरा धमका रहे हो या कुछ वायलेट कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस बायोसेफ्टी रूल्स वायलेट कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से अनएथिकल हो जाएगा। रिजेक्टिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन विदाउट इवन रीडिंग इट, रिजेक्ट कर देना, हाँ जस्ट टू ऊपर से देखा, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, है ना, राइट। नेक्स्ट इज योर
सैबोगेटिंग समवंस वर्क, किसी का वर्क चुरा लेना, ये भी एक तरीके से गलत हो जाएगा. स्टीलिंग सप्लाइज, बुक्स और डाटा, डाटा चुरा लेना, दिस इज रॉन्ग. रिगिंग एन एक्सपेरिमेंट सो यू नो हाउ इट विल टर्न आउट, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट में मॉडिफिकेशंस करना, आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये चेंज किया तो ये चीज़ निकल के आएगी, ये मैनिपुलेशन जो है, बायसनेस और जो सब्जेक्टिविटी, ये भी आपको अवॉइड करना है. मेकिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ डाटा पेपर्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अनऑथराइज्ड कॉपीज आपको नहीं करनी, इट शुड बी टोटली ऑथराइज, इट शुड बी टेकन फ्रॉम अ सोर्स, और जो कि लोगों को पता हो कि हाँ इस सोर्स से लिया हुआ है, और इट शुड बी टोटली इन एन ऑथराइज्ड मैनर. Deliberately overestimating the clinical significance of a new drug in order to obtain economic benefits, है ना, कुछ चीज़ों को बहुत ओवर स्टिमुलेट कर दिया, बहुत बड़ा चढ़ के बताया गया कि हाँ इसको आप यूज़ करोगे तो पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें आप बता रहे हो उनको, बट वो वैसा एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप अनएथिकल प्रैक्टिस आप कर रहे हो. उसके बाद एमसीक्यूज आ जाते हैं. आई थिंक आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा, इसको एक रीड करिएगा, कई सारे पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं आपके नेट जेआरएफ में, एंट्रेंस एग्जाम में, पीएचडी एमफिल के, तो इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an ethical guideline for conducting research with humans? Getting informed consent of the participant, telling participant they must continue until the study has been completed, keeping participants identity anonymous, telling participants they are free to withdraw at any time. इसमें से कौन सा एथिकल चीज़ नहीं कहलाएगी? टेलिंग पार्टिसिपेंट्स दे मस्ट कंटिन्यू अंटिल द स्टडी हैज़ बिन कंप्लीटेड, आप फोर्सफुली कर रहे हो फिर तो उनके साथ, जब तक ये पूरा रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आप छोड़ नहीं सकते. दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. आपको इफ समबडी वांट्स टू विड्रॉ देन ही और शी कैन विड्रॉ इट, नॉट अ सिंगल थिंग कैन बी डन फोर्सफुली. तो दिस इज टोटली अनएथिकल. बाकी सब एथिकल है. गिविंग इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उनको बताना, इन्फॉर्मेशन देना. गिविंग पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिटी इन अनोनिमस, उनको कुछ उनके आइडेंटिटी को अनोनिमस रखना. टेलिंग पार्टिसिपेंट्स दे आर फ्री टू विड्रॉ एट एनी टाइम, आप जब भी चाहो विड्रॉ कर सकते. देयर इज नो फोर्सफुलनेस और रिजिडिटी इन दिस. Ideally, the research participants' identity is not known to the researcher. This is called रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी रिसर्चर को ही नहीं पता, तो वो क्या कहलाता है? एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिसेप्शन या डिसेंसिटाइजिंग. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं. एनोनिमिटी इसका आंसर है. एनोनिमस अभी हमने पढ़ा भी कि रिसर्चर को भी जब रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में नहीं पता होता तो वो कहलाता है एनोनिमस. बोलते हैं एनोनिमस डाटा है, मतलब रिसर्चर को भी नहीं पता कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं. What is it called when participants are not revealed to anyone but researchers and staff? किसी और को नहीं पता पर रिसर्च और स्टाफ को पता है, पर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, तो वो क्या कहलाएगा? जब रिसर्चर को पता है किस किसने पार्टिसिपेट किया है. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. कॉन्फिडेंशियलिटी इज द करेक्ट आंसर. कॉन्फिडेंशियलिटी हम रखते हैं जिससे हमें पता होता है उनके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, बट हम बाकियों को सर्कुलेट नहीं करते हैं. The act of publishing the same data and results in more than one journal or publication refers to which of the following professional issues? एक ही रिजल्ट को एक से ज़्यादा जर्नल में पब्लिश करना क्या कहलाता है? डुप्लीकेट पब्लिकेशन, नाम से समझ में आ रहा है एक से ज़्यादा डुप्लीकेट पब्लिकेशन की आपने, दो चार जर्नल में आपने जो है पब्लिश करा दिया, विच इज़ कॉल्ड डुप्लीकेट पब्लिकेशन. Which term refers to publishing several articles from the data collected in one large study? एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, उसमें से छोटे छोटे आर्टिकल्स बना रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? ओके, पार्शियल पब्लिकेशन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना. एक बहुत बड़ी स्टडी का पार्शियली बहुत से आर्टिकल्स बना रहे हो, इट इज कॉल्ड पार्शियल पब्लिकेशन. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. रिसर्च पार्टिसिपेंट्स मस्ट गिव व्हाट बिफोर दे कैन पार्टिसिपेट इन अ स्टडी. उनको क्या देना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, है ना, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को बिफोर पार्टिसिपेटिंग इनटू अ स्टडी? गाइडलाइंस, कमिटमेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन? अभी अभी ये एक सेंटेंस पे भी आया था, इन्फॉर्म्ड कंसेंट विल बी द करेक्ट आंसर. उनको सब इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर ही उनको बोलना है कि आप पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज वो गलत आंसर्स दे सकते हैं. सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो रिसर्च एथिक्स. मैं कोशिश करूंगा कि और रिसर्च एथिक्स या और जो रिसर्च से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव या कंसेप्चुअल वीडियोज़ हो मैं लेके आऊँ. और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप रिसर्च एथिक्स के प्रति डिटरमाइंड रहेंगे और उसको फॉलो करेंगे अपने रिसर्च में, जिससे आप जो है एक सही रिसर्च करें विच is beneficial for the society and which contribute something unknown to the society.
सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लाइक्स और कमेंट्स हमें करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे।